Hello, dear students. One more time, welcome back to you all in your channel Air Foundation. Myself Ambujaj, and finally, we are going to continue our previous topic, which was our refraction of light for class 10th. But before starting this video, let me discuss about your today's dot. क्योंकि आज का आपका डॉट क्या है, पहले एक बार पढ़ के बताता हूँ. Okay. Many of you have asked about carbon and compound. Okay. About carbon and compound. तो पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि कार्बन कंपाउंड हार्ड नहीं है, ठीक है. कार्बन कंपाउंड इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट द ओनली प्रॉब्लम दैट वी हैव टू कंसिडर इन ओवर होल द चैप्टर इज दैट कि हमें पार्ट वाइज पढ़ना. जैसे होमोलॉजस सीरीज काफी बड़ा है, मुझे पता है. तो आपको जैसे डायवर्सिटी पढ़ा है, आपने क्लास 9 में देखा था, तो वहां पे हम लोग कैसे किए थे, किंगडम वाइज पढ़ते गए थे. एक बार में याद नहीं होगा, एक बार में पूरा दिमाग में रहेगा ही नहीं. तो पहले शॉर्ट नोट निकालो, फिर उसके बाद कंटेंट वाइज बाजो. पहले तुम आगे होमोलॉजस सीरीज पूरा पढ़ लो, अल्काइन के बारे में पढ़ो, फिर अल्केने के बारे में पढ़ो. यानी एक एक करके पढ़ो, एक बार में नहीं जाओ कि हमको पूरा चैप्टर को पढ़ना है. नहीं, जैसे मैं भी वीडियो लाऊंगा तो पहले तो नॉन मेटल है बाकी है तो उसको बना दूंगा, लेकिन जब वीडियो आएगा तो मैंने पहले बोला है कम से कम 10 पार्ट में आएंगे. यानी अप टू 10 पार्ट you have to see, then only you will get clarity regarding to carbon and compound. Another thing which you all had asked from me about your, I promised you all that from yesterday onwards I will share from, I promised no at that time, from 1st December onwards I will share you some model papers and even the question paper of board exam 2022 both. 2022 का तो आज मैं टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ. तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे आपको कम्युनिटी पोस्ट दे दूंगा जहाँ पे आपको दिया हो रहेगा कि बोर्ड का पहले मैथ का आज डाला हूँ, फिर कल साइंस का दे दूंगा. तो देखो आज मैथ का जाके देख लेना. चलो इसको स्टार्ट करते हैं. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इसको जानने से पहले थोड़ा सा आपको मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूँ जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर आपको यूजेस बता दूंगा. और आपको पहले ही मैंने बता दिया पार्ट 1 में अबाउट द, क्या बताया मैंने, अबाउट रे डायग्राम के थ्रू मैंने दिखाया. डिफरेंट मीडियम्स वेर यूज्ड, आई यूज्ड इन दैट वीडियो. चलो फिर हमारा वीडियो देखते हैं. चलो ये दिख रहा है, ये ग्लास ऑफ वाटर यहाँ पे रखा हुआ है इस ग्लास के अंदर. अब इसमें कोई रिफ्रैक्शन कहीं नहीं हो रहा. अब रिफ्रैक्शन करने के लिए मैं यहाँ पे अपना मार्कर ले रहा हूँ. मार्कर को अच्छी तरह से देखो, ये कहीं पर से वेंट नहीं है, इट इज ए स्ट्रेट मार्कर. नाउ आई एम गोइंग टू परफॉर्म द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो इसको बेसिकली मैंने इसके अंदर डाल दिया. अब आ जाओ अपने रिफ्रैक्शन के ऊपर. अब तुम ध्यान से देखना, करीब आने पे दिख रहा है, ये जो मेरा इनसाइड वाला पोर्शन है ये काफी ज्यादा थिकर लग रहा है कंपेयर टू ऊपर वाले पोर्शन के. आप सही से देखिए, आपको पता चल रहा है. और साथ ही साथ लग रहा है कि ये कहीं पर बीच में यहाँ से टूटा हुआ है. ये स्ट्रेट हमको नहीं दिख रहा है. ये ऐसा क्यों हो रहा है? आप कहिएगा कि ये ग्लास का प्रॉब्लम है. ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज ऑफ ये जो कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ऐसा बहुत सारे बेसिक एग्जांपल्स हमारे आसपास मौजूद होते हैं. इससे आप कोई भी ग्लास को ले लो, जैसे हम लोग जो चश्मा पहनते हैं, ये वाला जो मैं चश्मा पहने हुआ या कोई भी चश्मा, ये बेसिकली वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, ये तो हमारा स्फेरिकल मिरर्स हैं, स्फेरिकल लेंसेस हैं, जिनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. तो आपको मैंने बता दिया रिफ्रैक्शन का एक एग्जांपल देके विथ प्रॉपर प्रैक्टिकल दिखा दिया मैंने. अब चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं. तो पहले हम लोग आते हैं, टिल नाउ वी स्टडीड अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में नहीं पढ़े हैं. क्या क्या पढ़ लिए हैं? तो पहले पढ़ लिया हम लोगों ने कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है. ये आपको पता चल गया कैसे स्पीड ऑफ लाइट चेंज करता है डिफरेंट मीडियम में. लाइट कैसे ट्रैवल करता है, तो स्ट्रेट पाथ पे, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. अनदर थिंग वी न्यू अबाउट मीडियम, 2 टाइप्स ऑफ मीडियम, रेयर डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम. एक होता है डेंसर मीडियम जो कि हमारा ऑब्स्टेकल का वर्क करता है फॉर दिस पार्टिकुलर लाइट रेज, एंड एक होता है रेयर मीडियम जो कि आसानी से इसे पास आउट कर देता है. ये टोटली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साउंड वेव्स के. तो इतना आपको पता चल गया है पार्ट 1 में. तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं.
So first of all, what we are going to do, we are going to take a particular example where we will show you both cases. First case, here we are taking two mediums. First is our air and second medium is our glass. Now we are going to take rectangular glass slab, and here we will show you both. First we will move the light rays from rarer medium to denser medium. Then we will see which are the changes which we can see after the passing of those rays from the denser medium to again rarer medium. तो चलो पहले एक हमारा ग्लास स्लैब बना लेते हैं यहाँ पर. तो ग्लास स्लैब हम लोगों ने आसानी से यहाँ पे बना लिया है. ये वाला मेरा A, B, C एंड D. आपको देखो लाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं ना आता है. ये देखिए आप गौर करिएगा, अगर लाइट का प्रॉब्लम आता है तो बोल दीजिएगा. ABCD इज ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. तो यहाँ पे लिख लीजिए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक वन लाइट रे. लाइट रे बोल रहा हूँ, बीम नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि वन सिंगल रे. तो फटाफट से चलो एक रे ले लेते हैं भाई. ये रे कैसा आ रहा है? विथ एन एंगल और विथ ऑब्लिकली लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास स्लैब. अब यहां पर से आपको मैंने बताया है कि हम लोग को नॉर्मल एक ड्रॉ कर लेना है परपेंडिकुलर अपने मन में. ठीक है, ये आपको प्रॉपर स्केल के थ्रू करना है. इसमें आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. देखिए आपको अच्छी तरह से यहाँ पे ये ऐसा आ रहा है. अब ये एक एंगल बनाता है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे. लेकिन हम लोगों ने इसके पहले पार्ट में देख लिया कि ये क्या होता है कि थोड़ा इसके करीब आ जाता है, ऐसे आ जाता है. देखो आपको डिटेल से समझाता हूं. अगर हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन पाथ पे एक्सटेंड करेंगे, सपोज वी आर गोइंग टू एक्सटेंड दिस ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, देन वी मे गेट दिस पाथ. बट आफ्टर रिफ्रैक्शन समथिंग डिफरेंट इज सीन ओवर हियर. सो ये ऐसे ना जाके थोड़ा ऐसे आ जाता है. ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि यही तो हमारा रिफ्रैक्शन कहलाता है. एंड फर्दर वी आर गोइंग टू एक्सटेंड दिस रिफ्रैक्टेड रेस so that again some change will happen over there. फटाफट से ये हमारा फाइनली ऐसे हो जाता है. ठीक है, देखो ये चेंजमेंट थोड़ा ज्यादा हो गया है. तो अब मैं इसको विथ से प्रॉपर लाइनिंग करके बना देता हूँ. ध्यान से देखिएगा, आपको काफी ये हेल्पफुल होने वाला है. ओके, चलो यहाँ तक तो अपना काम हो गया. देन यू हैव टू ड्रॉ नॉर्मल लाइक दैट ओनली. ये हमारा N1 मीन्स नॉर्मल 1 एंड दिस इज आवर नॉर्मल 2. नाउ लेट्स सी. So in first case we can see we are getting one incident ray. We are taking one incident ray, and suppose we can name this incident ray E and F. EF is an incident ray which gets refracted after meeting the point P. इसको P मान लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है. एंड आफ्टर ये P हमारा हो गया तो ये P2 हो जाएगा. ये वाला पॉइंट P2 हो गया. तो P1 and P2 put 2 points we took here. And EF is our incident ray, and after getting refraction it becomes our refracted ray. तो हमारा E पे EF क्या है? इंसिडेंट रे है. एंड मान लीजिए अब ये मेरा क्या हो जाएगा? FG रिफ्रैक्टेड रे. एंड ये वाला जो एंगल होता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. जैसा कि आपको रिफ्लेक्शन में बताया था मैंने, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. बट हियर वी हैव टू यूज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ refraction, not reflection, refraction. Further we can see this refracted ray is working like an incident ray in another case. So अब इसका क्या नाम दिया जाए समझ में नहीं आ रहा है. तो इसको आप अभी इंसिडेंट रे अपने दिमाग में रखिए, बट इसका नाम हमारा रिफ्रैक्टेड रे ही रखिए. ठीक है, बट आफ्टर रिफ्रैक्टेड रे फिर से एक और रिफ्रैक्शन देखने को मिल रहा है. यहाँ पे दो रिफ्रैक्शन हुआ. एक तो मेरा ग्लास प्रिज्म के अंदर हुआ या ग्लास स्लैब के, और एक हुआ ग्लास स्लैब के बाहर, जब वह बाहर निकल रहा था, वापस एयर में आ रहा था. ठीक है, फर्स्ट वी कैन सी द लाइट रेज मूव फ्रॉम एयर टू ग्लास, एंड फाइनली आफ्टर ग्लास फ्रॉम ग्लास इट केम बैक इट केम बैक इनटू एयर. यानी यहाँ पे दो रिफ्रैक्शन हुए हैं, दो बार रिफ्रैक्शन हुआ. तो पहला तो ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, तो फिर रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे नहीं. तो इसका एक और नाम क्या है? इमर्जेंट रे. क्या नाम है? देखिएगा, इमर्जेंट रे. ये सभी आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो ध्यान से देखिएगा. ये सभी टर्म्स, इससे रिलेटेड जो लॉस आते हैं, ये थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाते हैं. इतना क्लियर हो गया? कोई डाउट है? फिर से बता देता हूँ. देखो,
तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बट अब बात करते हैं कि ये वाला कौन सा एंगल होगा। तो इस एंगल का नाम फिर से हम लोग को क्या दे सकते हैं, तो इसका एंगल ऑफ इमर्जेंस, इसका क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंड ये वाला क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, बताइए आपसे मैं जब जब एंगल पूछता हूँ या क्वेश्चन पूछता हूँ तो आपको कमेंट करना है, बार बार मैं कहता हूँ। अगर आप नहीं करते हो तो आपके ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है। अब चलिए, इतना बात हो गया। अब इतना बेसिक थिंग आप देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर से दो नए नए टर्म्स आते हैं, या दो टर्म्स हम लोग को ज्यादा गौर करने वाली है। अब मैं इसको इमर्जेंट रे बताने के बाद क्लियर कर रहा हूँ, रेज कर रहा हूँ, ओके। चलो, अब यहां से आपको नोटिस करना है एक चीज। सपोज व्हेन वी आर गोइंग टू एक्सटेंड आवर फर्स्ट इंसिडेंट रे, देन लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे एक्सपैंड कर देते हैं। ये हमारा ये वाला है। अगर आप इसे गौर से देखिए, विद द स्केल करिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये वाला लाइन एंड ये वाला लाइन आपस में पैरेलल। अब देखिए, ये काफी बड़ा क्लू है, आपको ध्यान से सुनना है, मैं बोल देता हूं। अब हम लोग को पता चल जाता है कि एक्चुअली इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे, ओके। इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे, and the distance between, perpendicular distance between incident ray and emergent ray is known as lateral displacement। चलिए, बढ़िया है। यहां तक कोई डाउट आ रहा है, नहीं आ रहा है? चलिए, हो गया काम। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे ये दोनों पैरेलल होता है। फिर एक चीज हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा देता हूं, 1 मिनट वेट करिए। अब ठीक है, ओके। तो यहां पर से हम लोगों ने देखा कि ये वाला हमारा, ये रे इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल होते हैं, एंड ये वाला डिस्टेंस लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। रिफ्रैक्शन नहीं करना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये रिफ्लेक्शन में होता था, मिरर में, लेंस में नहीं होगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये साइन आई आर छोड़िए, अभी आपको जाऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन इतना याद रखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। कैसे इक्वल होते हैं, चलो आपने मैथमेटिक्स तो पढ़ रखा है, बेसिक बात है। ये दोनों पैरेलल रे हैं, ये मेरा ट्रांसवर्सर का वर्क कर रहा है, यानी हमारा यहाँ पे एफ जी इज वर्किंग लाइक ए ट्रांसवर्सर। एंड आपको पता है, एक दो पैरेलल रेज के बीच अगर कोई ट्रांसवर्सर वर्क कर रहा है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल टू हो जाता है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल टू हो जाता है, एंड ये वाला मेरा इस एंगल के इक्वल टू हो जाता है। कैसे, ये होता है मेरा करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये होता है वर्टिकल अपोजिट, ये होता है अल्टरनेट इंटीरियर, और ये होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा हो गया, तो जहां पे जेड बन रहा है ये दोनों अल्टरनेट, ये दोनों अल्टरनेट, और ये वाला मेरा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सो बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, आवर एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोई डाउट है जी, बताइए। इतना में कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए ना। चलिए, एक बात और आपको बता देता हूं, देखिएगा। एक चीज आपको कंसर्न क्या करना है ना, कि ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है ये काफी हेल्पफुल होता है हमारे लिए, और ये काफी 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर इज आवर मीडियम। मीडियम का तो पूरा खेल है, मैं बार बार कर रहा हूं, मीडियम पर ही ये पूरा बेस्ड है। अगर मीडियम मेरा चेंज हो जाता है तो वहां पे बेसिकली जो यहाँ पे दिख रहा है ऐसा डायग्राम भी नहीं होगा, और बहुत कुछ चेंजमेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारा अभी ले रहे हैं हम लोग डेंसर मीडियम ले रहे हैं ग्लास, तो देख रहे हैं एयर के कंपैरिजन में कैसे लाइट रेज अपने आप को वापस कर रहे हैं, नॉर्मल के करीब ला रहे हैं, लेकिन जैसे वो वापस निकलते हैं तो काफी तेजी से भागते हैं, जैसे कोई चोर पुलिस के चंगुल से छूट जाने के बाद दौड़ के एकदम भागता है। तो यहां तक कोई डाउट है जी, नहीं है ना। अब चलो अगला टॉपिक क्या है उसे कवर अप करते हैं, तो चलिए उसे देखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो हियर वी कैन सी, वी आर गोइंग टू सी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन इसको जानने से पहले कई बेसिक चीजें बता देता हूं जो आपको जाननी काफी एसेंशियल है, ठीक है। पहली बात कि हमारे आसपास इन आवर नेचुरल सराउंडिंग
a number of physical phenomena are going on because of the refraction of light. So you might be having one doubt, hey, which are the things? Still we are unknown, we are unaware about all these physical phenomena. पहली क्वेश्चन आपसे मेरी है, बताइएगा पहला क्वेश्चन कि क्या स्टार्स चमकते हैं? आप तो कहेगा भैया क्या बात करे वो, हम लोग पढ़ते आए हैं कि मून चमकता नहीं, फिर हम लोग पढ़ते हैं कि स्टार चमकते हैं, प्लैनेट्स नहीं चमकते हैं, फिर आप गलती कर रहे हैं कि स्टार्स नहीं चमकते हैं, ऐसा बोलिएगा। सब कुछ सही है अपनी जगह पे, फिजिक्स है अपनी जगह पे। फिजिक्स कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट दूर से हमें देखने पर आसमान में ऐसा दिखाई देता है कि मानो वह ग्लो कर रहा है, बट इन रियलिटी वे ग्लो नहीं करते। रीजन, आकाश आपको दूर से नीला दिखाई देता है, क्यों? इसके पीछे भी हमारा यही फैक्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है इसको मैं शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा, बस इतना जाने कि दूर से देखने पर हमें कोई भी चीजें ग्लो करते हुए नजर आती है आसमान में बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कई बार हम लोगों को दूर से देखने में ऐसा लगता है कि जिस पॉन्ड के अंदर हम लोग स्विमिंग करने जा रहे हैं वो तो काफी 1-2 फीट होगा गड्ढा, यही मान के चलते हैं, लेकिन जब हम लोग अंदर जाते हैं तो हमें पता चलता है माय गॉड, जिसे हम लोग चींटी समझ रहे थे वो तो असली में हाथी निकला। तो यही बात होती है, किसी भी चीज को ऊपर से देख के ऐसा नहीं कर सकते हैं फिजिकल फिनोमेना में कि वह कितना गड्ढा है, कितना भरा हुआ है। स्पेशली वाटर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और एक एग्जांपल मैंने दिखाया आपको मार्कर वाला कि मार्कर कैसा दिख रहा था, ज्यादा इन्फ्लेटेड दिख रहा था ना। तो ये सभी हमारे आसपास फिजिकल फिनोमेना होते हैं। सो लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, तो लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन बताने के लिए आपको हमें एक डायग्राम लेना पड़ेगा जहाँ पे सिंगल रे लूंगा एंड 2 ही मीडियम लूंगा, यानी एक रे बस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। तो हर बार हमें वही लेना है अपना ग्लास लैब ABCD। हाँ, और इसके मैंने शॉर्ट वीडियो पहले ही बता चुका है, इसके ऊपर ग्लास प्रिज्म के ऊपर भी मैंने दिखाया है कैसे वहां से 7 कलर में हमारा डिस्पर्जन भी होता है। ये सभी शॉर्ट वीडियोस अपलोडेड है, तो आपको सब देख लेने हैं अच्छी तरह से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक रे ले रहे हैं, ऐसे जा रहा है, ये हमारा एंगल बना के आएगा जी, ऐसा रहेगा तो हमारा अपने रॉन्ग गलती हो जाएगा, ठीक है। ये ऑब्लिकली 90 डिग्री पे नहीं है बल्कि एक एंगल के साथ आया, ये मेरा नॉर्मल था। चलिए यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख पा रहा है, ठीक है, मानते हैं। तो आपके लिए थोड़ा सा हम लोग को एक बेंट एंगल बनाना पड़ेगा या एक बेंट रे का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी, सपोज वेट हियर गाइस, वी टुक हियर वन रे एज AB तो है, तो A', B' एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन हमारा ये ऐसे जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ये हमारा C' मानिए। सो A', B' is an incident ray which gets refracted when it moves inside the glass slab and it get refracted to the path of B', C'. So we can draw here our normal बन के तैयार, बहुत बढ़िया। चलिए अब आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको सेम नजर आ रहा है? तो आप इसमें तो जज नहीं कर पाइएगा, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा डायग्राम है, बहुत बड़ा डायग्राम, तब आप आसानी से जज कर लीजिए कि भैया ये दोनों इक्वल नहीं है। ये छोटा डायग्राम है इसलिए कंफ्यूजन आ रहा है, लेकिन ये बड़ा डायग्राम आप देख के बता सकते हैं कि यार एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि एब्सोल्युटली राइट। इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन we saw there angle of incidence is always equal to angle of reflection, और ये हमारा एक लॉ के अंदर आता था, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में। बट हियर इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन वी हैव टू नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया? तो पहला लॉ क्या है? पहला लॉ वही है हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का था कि ऑल क्या क्या है हम लोग पहले देख लेते हैं। तो पहला हमारा क्या आ रहा है? पहला आ रहा है जिसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो है हमारा इंसिडेंट रे, सेकंड है हमारा रिफ्रैक्टेड रे एंड थर्ड है हमारा
नॉर्मल या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस समझिए, नॉर्मल को छोड़िए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये तो हमारा वही वाला लॉ है कि ये तीनों एक ही प्लेन के अंदर रहा है, यानी इस प्लेन को हम लोग कवर अप कर रहे हैं, तो इस पूरे प्लेन फिगर में हम लोग को इंसिडेंट रे भी मिल रहा है, रिफ्रैक्टेड रे भी मिल रहा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी मिल रहा है, नॉर्मल भी मिल रहा है, जो भी मिल रहा है सब यहीं पे मिल रहा है। सो हियर वी कैन राइट ऑल इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे कॉमा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस lies in the same plane, यहां पे मैंने इंसिडेंट रे नहीं लिखा, आपको लिख लेना, ठीक है। ऑल इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन द सेम प्लेन। ओके, नाउ लेट्स सी आवर सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि ये जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इसे हम लोग डिनोट करते हैं साइन आई से, ठीक है, साइन आई, एंड ये हमारा होता है कॉमा साइन आर। हो गया क्लियर? सो हियर वी कैन सी साइन आई इज नॉट इक्वल टू साइन आर, प्रूव हो गया है पहले। अब ये सेकेंड लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, ये हमारा एक स्नेल्स लॉ है। ये स्नेल्स लॉ आपको 11th क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ना है, वहां पे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 11th में है जी, हाँ 11th में और 12th में भी है, 12th में भी आपको पढ़ना है डिटेल से। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो 11th में आपको शायद 11th में नहीं 12th में, ठीक है, ये लाइट वाला पोर्शन आपको 12th में मिलेगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि स्नेल्स लॉ जो है वह है क्या। तो देखिए वीडियो तो काफी बड़ा हो जाता है, आपको समझाते समझाते टाइम चल जाता है, लेकिन आपको मैनेज करना है, धीरे धीरे सीखिएगा, आपको मैं बार बार कहता हूँ। चलिए यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, नहीं ना है, ठीक है। स्नेल्स के बारे में बात करें, स्नेल्स लॉ, ठीक है, दिख रहा है जी? ओह, आप मैनेज करिएगा, यहाँ पे एम नहीं एन है, स्नेल है, ठीक है, स्नेल। क्लियर हो गया? अब आते हैं टॉपिक के ऊपर, यहाँ पे आपको मैनेज कर लेना है, ठीक है, स्नेल्स लॉ के ऊपर। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, the ratio of the angle of incidence and angle of refraction is always constant। इसको दिमाग में फिट कर लीजिए कि sin i स्लैश साइन आर, या रेशियो में बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय साइन आर इज हैविंग ए कांस्टेंट वैल्यू, एंड ये कांस्टेंट वैल्यू का अपना एक नेम है, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमारे दिमाग में आता है कि ये है क्या, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सो वी कैन से द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमारे दिमाग में बात आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज क्या, हम लोग कैसे इसको ले आए इस टॉपिक के ऊपर, इसका यूज क्या क्या है, हम लोग कहां पे इसे कवर अप करने वाले हैं। तो बेसिकली आपको जो जो टॉपिक बताऊंगा उसको आपको ध्यान से सुनना है। अभी तक तो हमें इतना पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के थ्रू ही हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ला सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्या कोई और मेथड है, कोई और फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, पता चल गया आपको। और एक बात जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से काफी हेल्पफुल है आपको, ये मैं अभी आपको शेयर करने वाला हूं, देखिए क्या है वो। Okay dear students, here we are discussing about refractive index. So first of all, I informed you all what is refractive index. Now we can see, as I told you all, is there any more method of finding refractive index? So absolutely yes. That is we can simply find by the speed of one medium, speed in one medium upon a speed in second medium, and here the speed of लाइट, ठीक है। अब हमारे माइंड में एक डॉट आएगा, क्या डॉट आएगा? सपोज हियर वी कैन सी आवर फर्स्ट मीडियम इज गैस और एयर एंड सेकेंड मीडियम इज आवर ग्लास। दोनों का डिफरेंस आपको मैंने पहले बता दिया है कि ग्लास का स्पीड कितना होता है, आपको पता ही होगा। गैस का कितना होता है जी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट ग्लास का कितना होता है, लास्ट वीडियो में बताया, बार बार क्यों कहूं, आपको इतना पता है कि एज कंपेयर टू एयर काफी ज्यादा कम होता है।
क्यों? क्योंकि ये वर्क करता है लाइक एन ऑब्स्टिकल। हमारे दिमाग में एक डाउट आ रहा है कि भैया क्या ऐसा पॉसिबल है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने के लिए हम लोग, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज क्या? ये जो बात है इसे मैं अभी पोस्टपोन कर रहा हूं, लेकिन पहला बात यहां से आ जाती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है। सो एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स tells us that what is the ability or what is the bending ability of any light rays in different medium। जैसे आपके सामने कोई ऑब्स्टिकल आता है तो या तो आप उसे तोड़ देते हो, नहीं तो अपने आप को मोड़ देते हो। बस यही काम करता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक और हमें क्या बताता है कि कौन सा मीडियम कितना डेंसर है। आपको मैंने पहले बताया कि नॉर्मल डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी बोथ आर डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है पार्ट 1 में क्लियर कर दिया। तो इतना ही इस वीडियो में, ज़्यादा टॉपिक कवर अप नहीं करना क्योंकि आराम से पढ़ेंगे, समझते चलेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे एक और क्या था, जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या स्पीड ऑफ लाइट एयर में एंड वैक्यूम में एक है। सो एज वी all knew that vacuum and air both are absolutely different, both are opposite. Air means our gaseous state of matter, whereas vacuum is having no air. तो बेसिकली जहां पे एयर रहेगा वो कहीं ना कहीं इवन स्मॉल अमाउंट में हमारा रेसिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा ही करेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट एक पॉइंट देता हूं, इसे याद रखिएगा, 3 × 9970 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 99 × 79 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो पहला वाला है तो थोड़ा कम है, 9, ये 7 है, यहाँ 9 है। ये हमारा क्या है, एयर में, एंड ये हमारा है वैक्यूम में। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे वीडियो को एंड कर रहे हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर दिया। वीडियो से अगर कुछ सीखने के लिए मिलता है, बार बार कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात, अभी जाइए और आपका टेलीग्राम चैनल पे मैं कह रहा हूँ प्रोवाइड किया गया है, तो उसे जाकर देख लीजिए बेसिकली, और उससे सोल्व करना स्टार्ट कर दिए। क्योंकि अभी तक आपका कोई ऑफिशियल नोटिस आया नहीं है कि बोर्ड का एग्जाम कब होने वाला है, लेकिन इतना कंफर्म है कि बहुत जल्द आपका विदिन 2 to 3 months your board exam will be conducted. Thank you for watching. Good luck. Best wishes for your board exam.